नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, कैसन बानी रहुआ लोग, का हाल चाल बा। तो आशा करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और धार देने के लिए हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12 के हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि सीधे सीधे 2027 के मॉडल पेपर पे आधारित है। इस क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं, जिससे कि आपका नंबरों में उछाल आने वाला है। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इस क्लास में प्रश्न और उत्तर दोनों को एक साथ करने वाले हैं। वो चाहे बहुविकल्पीय हो या फिर आपका गद्यांश पद्यांश, जो भी प्रश्न हो उनको साथ में हम लोग उत्तर को देखते जाएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो और जोरों शोरों से हो जाए, यानी और मजबूत हो जाए। तो आइए चलते हैं, क्लास देखने से पहले देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार आता है। तो देखिए, पहले शुरू में आपको दिया रहेगा कि 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा। आपको यहाँ पे अनुक्रमांक भरना रहेगा और यही नीचे आपका नाम लिखने के लिए आता है। तो अनुक्रमांक भरने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपको पूरा पेपर करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट जो है वो पेपर को पढ़ने के लिए है। पेपर को पढ़ने के लिए मतलब पेपर में अगर कोई त्रुटि है यानी कोई गलती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, यानी पेपर में प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हो गया है या फिर कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं छपा है, तो उस 15 मिनट के दौरान आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, एग्जामिनर से बोल सकते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक होता है। 2 खंडों में आपका जो प्रश्न पत्र है वो विभाजित होता है और दोनों खंडों को आपको करना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला जो वो बहुविकल्पी है, इस तरह बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और वो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप एक बार तैयारी करके चले जाते हैं तो आपके सीधे सीधे बहुविकल्पी जो है वो क्लास से देखने के लिए जरूर मिलते हैं। पहला जो बहुविकल्पी है वो है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, यानी कौन है इसमें से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। तो आप बताएंगे कि श्रीधर पाठक जो है वो भारतेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो आप अपनी जुबान पे लिख लेंगे कि परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम यानी पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार किसे माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार जो है वह है गोविंद बल्लभ पंत जी, यानी गोविंद बल्लभ पंत जी जो है वो जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार माने जाते हैं। उसके नीचे आते हैं तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी, अपने रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यानी बहुत अच्छा काम करते थे। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी जो कि प्रेमधन ने संपादक किया, यानी बद्री नारायण चौधरी जिनका नाम प्रेमधन है, उन्होंने किसका संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप नहीं, प्रजा नहीं, सरस्वती नहीं, आनंद कादम्बिनी के जो संपादक है वो कौन है, बद्री नारायण चौधरी जी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग इसको तैयार करके चले जाते हैं तो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने के लिए मिलता है। अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम आपके एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं उनको इस क्लास में कराते हैं। आगे चलते हैं, देखिए प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है, तो प्रयोगवाद के जितने भी कवि थे वह नवीनता के प्रति आग्रह थे। किस युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि द्विवेदी युग को, यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधारक काल कहा जाता है। और किसने कहा है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधारक काल कहा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधारक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के में आने वाला है। इसमें है आगे, निम्नलिखित में से कौन
प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रयोगवादी के कवि कौन इसमें से नहीं है? तो आप लोग बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे कि नागार्जुन तुप नहीं है, त्रिलोचन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन जो है वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। बाकी लोग क्या है? उसी कवि है, प्रयोगवादी कवि है, लेकिन नेमीचंद जी ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? तो यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से किस कवि को हम लोग पुकारते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम लोग महाप्राण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में बहुत सारा क्या रहता था, बहुत सारे अर्थ छिपे रहते थे। अब देखते हैं, देखिए अभी तक तो बहुविकल्पीय चले हैं, यानी जो 1 नंबर वाले प्रश्न थे, अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि प्रश्न संख्या 3 से आते हैं, और ये क्या होते हैं? यह दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 5 × 2 यानी 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, और टोटल 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यानी एक गद्यांश पद्यांश करने से आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गद्यांश कौन सा है। ये गद्यांश है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जुग जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योति है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, या सेवा निरत जीवन की? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहते हैं, रहेंगे भी। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ये अब बताइए, ये किस गद्यांश या किस पाठ से आपके गद्यांश उठाया गया है? तो आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी यह कहां से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? तो आप लोग देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम आपके बुक में एक चैप्टर है, जो कि है रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिसके रचयिता कौन है? प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यानी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक कन्हैया लाल मिश्र जी द्वारा यानी प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्टर्स विधा के पाठ से उद्धृत है। अब रेखांकित अंशों की 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी रहेगी। जो भी अंश रेखांकित किए गए हैं इसका अर्थ आपको यहां पे लिखना रहता है। तो लेखक के अनुसार नर्सिंग होम में की वृद्ध नन मदर टेरेसा के चेहरे पर जो अनूठी चमक और मुस्कान थी, वह उनके निरंतर सजग रहने, निश्चित जीवन लक्ष्य, निस्वार्थ सेवा भाव और अपने आदर्शों के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम थी। इस तरह आप इसको बहुत ही आसान भाषा में लिख लेंगे। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी गद्यांश में आखिर कहा क्या गया है? तो इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ मानव सेवा, धर्म सौहार्द और जीवन की प्रत्येक सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी अपने जीवन को लेके सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जिए, दर्शाना है। लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि जब जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना बन जाता है, उद्देश्य सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, इसको सही कर लीजिएगा, बन जाता है, तो भाषा और देश की दीवारें मिट जाती हैं और मनुष्य को आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हमें दूसरों से मोह माया ना करके अपने आप से प्रेम करना चाहिए। यही जो लेखक के जीवन का कहनाम है। आगे चलते हैं, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो अपने विश्वास और आदर्श के साथ, यहां से देखिए, अपने विश्वास और आदर्शों के साथ एकाग्र होकर मानवता की निस्वार्थ सेवा ही साधना में लीन रहने वाले जीवन की ज्योति विश्वास की सर्वोत्तम ज्योति मानी जाती है। 5वां क्वेश्चन है, लेखक ने किसके मुस्कान जीवन का चित्रण किया है? लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किया है? तो लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में कार्यरत वृद्ध सेविकाओं जैसे मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड के समर्पण, आत्मीयता और मुस्कानमय जीवन का भावपूर्ण चित्रण किया है। आप रॉबर्ट का नर्सिंग होम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, यानी उसमें किस प्रकार वृद्धाएं जाके रहती हैं और बहुत ही सरल, बहुत ही सुख तरीके से रहती हैं। आगे चलते हैं हम लोग।
अगर आपको यह गद्यांश न समझ में आए तो आपको ऑप्शन करके दूसरा गद्यांश भी दिया रहता है, जिसको आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अशोक को तो जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्ण था। यहाँ पे अशोक आ गया, यानी आपके बुक में एक चैप्टर है अशोक का फूल, वहीं से यह लिया गया है। तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। हम चलते हैं आगे। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आप उसमें अशोक देख गए, आपको पता चल गया कि हाँ यह किसका है, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक जो है, जिसके सॉरी यहाँ पे पेन कहीं कीड़ा बैठा है क्या, शायद कहीं कीड़ा लग रहा है क्या, एक मिनट, हाँ शायद हो गया। चलिए आगे आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी जो गद्यांश है यह अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है और जिसके लेखक जो है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। अब जितनी रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। ये पूरा रेखांकित अंश ही है, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, इसको आप लोग संभाल लीजिएगा। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक के अनुसार प्राचीन काल में अशोक का वृक्ष सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अभी अशोक को, जिस प्रकार अशोक को पहले सम्मान मिलता था उस तरह अशोक के फूल को अब सम्मान नहीं मिलता है। यानी वह सुंदर स्त्रियों के नुपुरयुक्त पैरों के कोमल आघात से खिलता था, उनके कानों तथा आभूषण बनता था और उनके काले बालों की सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता था। लेकिन अभी अशोक के फूल को हम लोग नहीं जानते। अशोक का फूल धीरे धीरे करके क्या हो गया, विलुप्त होने के कगार पे, यानी विलुप्त हो गया। संस्कृति के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? तो आप लोग शुरू में पढ़े हैं कि कालिदास जी जो थे वो अशोक के फूल को बहुत ही सम्मान दिए हैं। यानी संस्कृति के महान कवि कालिदास ने अशोक को विशेष रूप से सम्मानित किया है। यानी संस्कृति के महान कवि कालिदास जी ने अशोक को विशेष रूप से सम्मानित किया है। आप लोग इस तरह से पूरे क्वेश्चन को करते रहेंगे और बहुत ही सरल भाषा में, एकदम सरल अनुवाद के द्वारा आप लोगों को समझाया जा रहा है। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक ने क्या विचार है? लेखक के अनुसार अशोक पर फूल आने का संबंध सुंदरियों के नुपुरयुक्त चरणों के कोमल आघात और कामदेव के इशारे से है, जिसे वृक्ष अचानक पुष्पित हो उठता है। यानी कामदेव को सुंदरता का देवता माना जाता था, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं आसीनजनककारी तथा कर्णावंतस का क्या अर्थ है। तो आसीनजनककारी का मतलब हुआ मधुर झंकार या प्रेम उत्पन्न करने वाला, और कर्णावंतस का हुआ कान का आभूषण या कर्णफूल। जो कान में आभूषण पहनते हैं या जो कान की फूल रहते हैं उन्हें हम लोग कर्णावंतस बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नीचे दिया गया है। देखिए, यह आपके पद्यांश है, अभी तक गद्यांश चल रहा था और यह आपके पद्यांश से चैप्टर से है। यानी पद्यांश से आपके वैसे ही सेम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर आपके इससे पक्के होने वाले हैं। 10 नंबर गद्यांश से, 10 नंबर पद्यांश से, आपके 20 नंबर टोटल कंफर्म हो जाने वाले हैं। देखिए, इसमें है तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष, हे तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भाव सुनलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाधीन। यह जो चैप्टर है यह गांधी जी के ऊपर लिखा गया है कि जिस प्रकार गांधी जी हमारे देश के लिए जितना काम किए हैं उतना अभी तक कोई नहीं कर पाया है, उन्हीं पे ऊपर यह पद्यांश जो है वो लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसका भी क्वेश्चन जो है किस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहला आता है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी इसका संदर्भ क्या है? तो इसमें देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो प्रस्तुत पद्यांश है यानी यह पद्यांश हमको दिया है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित, यानी इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और चैप्टर का नाम बापू के प्रति नामक शीर्षक यानी कविता से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने अंश रेखांकित रहते हैं उसकी हमको व्याख्या करना रहता है। इसमें देखिए,
कवि कहते हैं कि महात्मा गांधी का भौतिक शरीर अत्यंत दुर्बल है, यानी महात्मा गांधी जी बाहर से एकदम हड्डियों के ढांचे लग रहे हैं, लेकिन मांस और रक्त से रहित, यानी इतने पतले हैं कि लग रहा है कि उनके शरीर में मांस और रक्त नहीं है था, और वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र लगते थे, परंतु वे भीतर से परम ज्ञान और पवित्रता से परिपूर्ण केवल एक शुद्ध आत्मा थे। यानी उनके शरीर में भले से ही हड्डी मांस का क्या था, मतलब कमी थी, लेकिन उनके मन में आत्मविश्वास बहुत भरा था। उनके विचार शाश्वत और सदैव नवीन रहने वाले हैं, यानी उनके विचार जो थे वो बहुत ही शुद्ध थे। अभी आगे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, प्रस्तुत इस जो पद्यांश है इस माध्यम से कवि जो है वह हम लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, महात्मा गांधी इतने महान व्यक्ति जो है उनके बारे में हमको क्या बताना चाहते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, महात्मा गांधी जी ने इतना मतलब हम लोग इतना हम लोग के प्रति किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग देश में मौजूद हैं जो उनको गाली देते हैं। मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस महान व्यक्ति को भी मतलब बुरी नजर से ही देखते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए और उनको बताइए कि हाँ देखिए गांधी जी ने क्या क्या किया है। देखिए इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी का शरीर भले ही कमजोर था, वो भी चाहते अगर तो अपने महलों में यानी अपने घर में आराम से अंग्रेजों की चमचागिरी करते और अंग्रेजों की चमचागिरी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों की चमचागिरी न करके और देशवासियों के साथ दिया, गरीबों का साथ दिया, और इसी वजह से उनको गालियां पड़ती हैं। अगर वो भी मिल गए होते, अंग्रेजों के चमचे बन गए होते, तो शायद आज उनको गालियां न पड़ती। देखिए लेकिन उनकी आत्मा, शक्ति और विचार अमर थे जो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन भर में बहुत सारी संघर्ष को सहा है, जिसके प्रति सुमित्रानंद पंत जी ने बापू के प्रति नामक पाठ में आपके लिखा है। देखिए कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है, यानी कौन हड्डियों का ढांचा के मात्र प्रतीत होता है। तो आप लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी यानी बापू भौतिक रूप से यानी बाहर से देखने पे, भौतिक मीन्स होता है बाहर से देखने पे, अत्यंत दुर्बल होने के कारण केवल हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी के आदर्शी पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए, ये आदर्शों है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग संभाल लेंगे। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होने के लिए कहा गया है, तो गांधी जी के अमर आदर्शों पर भविष्य की आने वाली मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग हैं हमें ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी के बाद हम ही वो पीढ़ी है जो कि देश को आगे की तरफ हम लोग ले जाएंगे। तो गांधी जी के विचारों पे हमको ही चलना होगा। अब आगे देखते हैं, यानी 5 और 5 नंबर आपके 10 और 10 नंबर 20 नंबर आपके गद और पद से तैयार हो गए। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके आपको दूसरा जो गद्यांश है जो पद्यांश है वो दिया रहेगा। सावधान मनुष्य यदि है विज्ञान है तलवार तो इसे तू फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध तू है तू शिशु अभी नादान। यानी इसमें जो कवि है वह यह बताना चाहते हैं कि विज्ञान जो है वो अच्छा तो है, भला तो है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें विनाशकारी रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम ऐसे शिशु के समान है जो कि अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझ पाता है। आगे देखते हैं कवि के हिसाब से। देखिए इसमें है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अभिनव मनुष्य यानी विज्ञान के बारे में जो लिखा गया है वह आपके चैप्टर में अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर में लिखा गया है। शीर्षक काव्य में लिखा गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यानी जो भी विज्ञान के बारे में लिखा गया है यह अभिनव मनुष्य में लिखा गया है और इसके रचयिता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत ही सरल है, इसको आप अगर पढ़ के चले जाते हैं तो आपके 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में एकदम मतलब आज फिक्स होने वाले हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति को कर लिया है, यानी वैज्ञानिक प्रगति कर लिया है, परंतु वह आध्यात्मिक और मानसिक रूप से अभी एक
नादान बालक की तरह है। यानी हम लोग विज्ञान में जितना भी आगे चले गए हैं, लेकिन अभी हम लोग एक छोटे से बालक के समान हैं। उसे यह समझ नहीं है कि विज्ञान के ये आविष्कार उसके लिए कल्याणकारी फूल है या विनाशकारी कांटे। यानी हम बम बना रहे हैं तो बम तो हमारे लिए नुकसान, हमारे लिए तो फायदा है कि हम दूसरे देश पे अटैक करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन दूसरा देश भी तो बना रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। यानी साइंस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन उतनी ही क्या है, विनाशकारी है। आगे चलते हैं, जिससे कि अनेक देश जो वो परमाणु बम बना रहे हैं, लेकिन ये वो अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि ये मानव जीवन के लिए कितना हानिकारक होने वाला है। जिस दिन परमाणु युद्ध होगा उस दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी विज्ञान के कारण पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। जिस विज्ञान के कारण आज हमारी दुनिया जो है चल रही है, बस वही कारण होने वाला है इसका। देखिए, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या कहा है, तो कवि ने चेतावनी दी है कि विज्ञान तीखी धार वाली तलवार की तरह है, विनाशकारी हो सकती है। यानी विज्ञान जो है वो एक तीखी तलवार की तरह विनाशकारी हो सकती है यदि मनुष्य इसके प्रगति अपना अंधा मोह नहीं त्यागता। अगर मनुष्य इसके प्रगति करने की जो क्षमता है उसको छोड़ के और सही के तरफ प्रगति करे, न कि गलत हिसाबों से विज्ञान का प्रयोग करे, तो वह इसको स्वयं का ही भारी नुकसान यानी विनाश कर बैठेगा। कवि ने तलवार किसे बताया है, तो कवि ने विज्ञान को यानी और उसके विनाशकारी आविष्कारों को तलवार बताया है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम भी बताइए। तो इसमें जो रस है वह है वीर रस, यहाँ पे रस जो है वो शांत रस है, और अलंकार रूपक अलंकार है, क्योंकि विज्ञान को तलवार के रूप में दर्शाया गया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, अब आपके बोर्ड एग्जाम में अब देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय किसका किसका इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसका जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें देखिए, आप याद कर लेंगे जिसमें लेखक का साहित्यिक परिचय, लेखक के साहित्यिक परिचय से आपके जीवन परिचय में तीन लोगों का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। यानी इसके लिए 5 नंबर आपके फिक्स रहेंगे, जिसमें हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इन तीनों में से किसी एक का याद करके चले जाइएगा और आपको इसमें से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, इसमें एक बोले हैं, 2 किसी का याद कर लीजिएगा, तीनों का याद कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जिस प्रकार लेखक का साहित्यिक परिचय आता है उसी प्रकार कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और अगेय जी। इन तीनों कवियों का आप जो जीवन परिचय याद कर लेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो भी ज्यादा नंबर वाले प्रश्न है, जैसे कि पंचलाइट की कहानी या फिर कौन सा लाटी या बहादुर की कहानी का संक्षिप्त परिचय आपको लिखना रहता है। पंचलाइट गोधन या मुनरी की कहानी है, जो एक टोला रहता है, महतो टोला, वहां पे लोग लालटेन लेके आते हैं रामनवमी के मेले से खरीद के, लेकिन किसी को जलाने नहीं आता है। तो मुनरी का प्रेमी जो होता है गोधन, वह उस लालटेन को जलाता है। पूरी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। उस कहानी को याद करके चले जाएंगे तो आप लिख देंगे तो आपके 5 अंक वहां पे प्राप्त होने वाले हैं। यानी वहां पे भी आपको एक कहानी याद करना है और लिखना है तो 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। आपके इसी चैनल पे वो पंचलाइट की कहानी पड़ी हुई है, एक बार आप सुनेंगे बहुत ही मजा आएगा और आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। उसके बाद पंचलाइट या फिर लाटी में से कोई एक कहानी लिखना रहेगा आपको। उसके बाद आपके अपने जिले के अनुसार आप लोग एक स्वपठित खंड काव्य के आधारित पे एक खंड काव्य लिखेंगे। इसमें से या तो श्रवण कुमार, सत्य की जीत, रश्मि रथी, या फिर मुक्तिज्ञ, या फिर आलोक वृत्ति, या फिर त्यागपथी नाम के खंड काव्य को आप तैयार करके जाएंगे। और इससे भी आपके कितने नंबर, 5 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। यहां से भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। यानी हम टोटल कितने नंबर इस क्लास में किए हैं, तो 5 खंड काव्य, 5 कहानी, 10 नंबर, 10 5 15, 15 5 20, 20 20 और 5 25, 25 25, या तो इसको करिए या फिर ऊपर वाला पद्यांश करिए।
ऊपर वाला पद्यांश करिए या फिर नीचे वाला पद्यांश करिए। 20 कि ना 25 हुआ क्या, आप लोग उसको काउंट कर लीजिएगा, हम 25 से काउंट करते हैं। 25 और यहाँ पे आपको गद्यांश मिलेगा 25 5 30 30 और इस तरह आप लोगों ने इस क्लास से ही 30 10 40 10 50 नंबर कंफर्म कर लिया है। यानी इस क्लास से हमने 50 नंबर कंफर्म कर लिया है। तो आशा करते हैं इसके आगे की क्लास आपको चाहिए अगर, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर, तो हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन करके क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे। और आशा करते हैं ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद।